एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने नए यूट्यूब चैनल में। दिस वीडियो इज़ meant फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th who are going to face their term 1 exam which are coming in the form of MCQs. The first part of this video as very short answers and with their explanation is already uploaded on the YouTube. You can see the full video in one shot as a very short answers. Here is the second part of life processes which is MCQs based. MCQ based questions क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो के रूप में आपको मिल रहा है, जहाँ पर इस वीडियो को देखने के बाद आप इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चंस के जवाब को दे सकने में और उसे सेलेक्ट करने में आप आसानी फील करेंगे। एंड दिस सेशन इज टोटली बेस्ड ऑन MCQs with their explanation. The first question in the Lakshmir Singh's book is question number 71 MCQ. Which of the following has the longest small intestine? चार ऑप्शंस आपके पास हैं, कार्निवोर, ओमनिवोर, हर्बीवोर एंड ऑटोट्रॉफ। इनमें से चार ऑप्शंस में से आपको एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना है जिसके पास सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन है। इस पहले वीडियो में आपने देखा कि मैंने आपको बहुत सारे डिटेल एक्सप्लेनेशंस दिए हैं हर एक क्वेश्चंस का। तो यहाँ पर क्वेश्चन आप ध्यान से समझें कि जो कार्निवोर एनिमल होते हैं वो केवल फ्लैशेस खाते हैं। फ्लैश खाने के वजह से वो डाइजेस्ट होने में समय तो लगता है, लेकिन इनकी स्मॉल इंटेस्टाइन उतनी बड़ी नहीं होती है, मीन्स बैलेंस्ड इनकी बॉडी होती है। जैसे आप देखे होंगे टाइगर, लायन, ये पूरी तरीके से कार्निवोर की कैटेगरी में आते हैं और ये बहुत ही शार्प, बहुत ही फास्ट रनिंग करते हैं, जिसके वजह से अगर इनका स्टमक या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत बड़ा होगा तो हैवी वेटेड होने के वजह से, इंटेस्टाइनल या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम बड़ा होने की वजह से ये उतना तेज़ दौड़ नहीं पाएंगे, जिसके वजह से ये अपना शिकार भी नहीं कर पाएंगे। ओमनिवोर वो होते हैं जो प्लांट्स के साथ साथ फ्लैश खाते हैं और फ्लैश और प्लांट्स दोनों खाते हैं, मीन्स ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स की भी स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज बहुत नहीं होती है, ओनली 6.5 होती है। जबकि हर्बीवोर एनिमल को आप देखेंगे, दे ईट ओनली प्लांट्स एंड ग्रासेस। दैट्स वाई दीज प्लांट एंड ग्रासेस आर मेड अप ऑफ अ कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ शुगर विच इज़ नोन एज स्टार्च, एंड द डाइजेशन ऑफ स्टार्च takes too much time. That's why these herbivore animals takes grasses and plants in the undigested form या partially digested form. First they have to store in their chambers. herbivore animals के पास, खास करके ruminant animal के पास 4 chambers होते हैं, ओमेसम, एबोमेसम, रेटिकुलम और र्यूमेन। इनमें से एक चैम्बर में ये फूड को, मतलब ग्रासेस को, पार्शियली डाइजेस्टेड ग्रासेस को या प्लांट्स को पहले फिल कर लेते हैं और बार बार वापस लाते हैं माउथ में, जिसमें ये चीव करते हैं और इनको रूमिनेशन कहते हैं इस प्रोसेस में, जिसमें उनकी लार में डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज होता है। दैट डाइजेस्टिव एंजाइम्स इज एबल टू डाइजेस्ट द सेलुलोज। दैट्स वाई हर्बीवोर्स एनिमल्स की जो लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो बहुत ही लॉन्गेस्ट होती है, सबसे बड़ी होती है। और ऑटोट्रॉफ कोई एनिमल तो है नहीं, ये प्लांट की कैटेगरी में आते हैं। सो द आंसर विल हर्बीवोर एनिमल्स या हर्बीवोरस एनिमल्स। तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे हर्बीवोर एनिमल। सो द ऑप्शन विल बी C is right, which is herbivore. राइट, एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ रही होगी। सेकेंड क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाई अमीबा इज नोन एज।
डायलिसिस, साइटोकाइनेसिस एंड फैगोसाइटोसिस। प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय अमीबा इज नोन एज, मैंने आप लोगों को बताया था इसके पहले वाले वीडियो में, जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं वो वीडियो को ज़रूर देखें, कि द प्रोसेस बाय विच अमीबा टेक इट्स फूड, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस या इनगल्फ कर लेना ही क्या है, फैगोसाइटोसिस है। When the body of amoeba sensed its food, it moves towards that prey and some changes takes place in the body of amoeba and a food cavity is formed. Inside this food cavity, the food is engulfed. When the cell membrane rupture, this food is entered into the body of amoeba. This is known as phagocytosis, right? Cytokinesis, काइनेसिस मीन्स होता है ब्रेकिंग एंड साइटो मीन्स सेल, तो सेल की ब्रेकिंग को साइटोकाइनेसिस कहेंगे। और डायलिसिस तो आप जानते हैं कि व्हेन आवर किडनी इज अनेबल टू फंक्शन, देन द आर्टिफिशियल मशीन विच इज़ नोन एज डायलिसिस मशीन, और इस डायलिसिस मशीन पर रखने के बाद हमारे बॉडी में बन रहे वेस्ट सब्सटेंस को रिमूव किया जाता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज फैगोसाइटोसिस, due to which amoeba can obtain its food. So the correct option will be phagocytosis. Phagocytosis आपका राइट ऑप्शन होगा। थर्ड मीन्स 73rd क्वेश्चन, द ऑर्गेनिज्म हैविंग पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज, द ऑर्गेनिज्म हैविंग पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज पेनिसिलियम, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम एंड पैरेट। मीन्स 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं और आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसका मोड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड का तरीका क्या है, वो पैरासिटिक नेचर का है। पेनिसिलियम के बारे में मैं आपको बताऊं, पेनिसिलियम नोटेटम या पेनिसिलियम एक एल्गी ग्रुप का प्लांट, तो पेनिसिलियम तो कभी भी पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं लेगा क्योंकि ये एक एल्गी है और एल्गी के पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होने की वजह से वो अपने फूड को सिंथेसाइज कर सकते हैं। सो ये रॉन्ग ऑप्शन हो गया। प्लाज्मोडियम आप जानते हैं कि एक वेक्टर है या फिर प्रोटोजोआ के रूप में हमारे बॉडी में पहुंचता है मॉस्किटोज़ के थ्रू, और ये हमारे ब्लड में जाता है और अपने नंबर्स को लगातार रेप्लिकेट करता है और हमारे बॉडी से, हमारे ब्लड से अपना न्यूट्रिशन गेन करता है और हमारी बॉडी इसके लिए एक होस्ट का काम करती है। सो द प्लाज्मोडियम ये हो गया पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरामीशियम और पैरेट आप जानते हैं कि पैरामीशियम जो है वो फैगोसाइटोसिस करती है और पैरेट जो है वो किसी भी फूड को होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से लेता है। सो द प्लाज्मोडियम विल बी द फाइनल एंड राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, प्लाज्मोडियम इज द राइट आंसर विच टेक्स या विच ऑब्टेन देयर फूड बाय द मेथड ऑफ पैरासिटिक, राइट। Our next question is 74th, which is one of the following organism has saprophytic mode of nutrition. This organism is mushroom, malarial parasite, leech and lice. इन 4 ऑर्गेनिज्म में, इन 4 ऑप्शंस में आपको ये बताना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस हैज़ saprophytic mode of nutrition. First we will discuss about the saprophytic mode of nutrition. मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, saprophytic mode of nutrition is the nutrition in which any organism obtain their food from dead and decaying organic matter by releasing some acids which dissolves some substances from there and absorb their nutrition. तो इस तरीके से जो न्यूट्रिशन गेन करता है वो आपको इस ऑप्शन में सेलेक्ट करना है। क्या मशरूम होगा? मलेरियल पैरासाइट्स के बारे में मैंने बताया कि मलेरियल पैरासाइट्स प्लाज्मोडियम है जो हमारे ब्लड में
एंटर करता है और वहाँ से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है। तो ये तो पैरासिटिक हो गया। लीच और लाइस ये दोनों भी चिपक कर अपने होस्ट से अटैच्ड हो जाते हैं, चाहे एंडोपैरासाइट्स चाहे एक्सोपैरासाइट्स। मोस्टली ये एक्सोपैरासाइट्स होते हैं क्योंकि ये बॉडी के ऊपर या बाहर एक्सटर्नली ये कहीं ना कहीं चिपक जाते हैं और अपना न्यूट्रिशन उस होस्ट सेल से, होस्ट बॉडी से लेते रहते हैं। मशरूम एक फंजाई है या फंगस है जो अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा यूटिलाइज करता है? सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हमारा ऑप्शन जो होगा राइट वो होगा मशरूम, क्योंकि मशरूम जहाँ भी ग्रो करता है ये डेड और डिकिंग ऑर्गेनिक मैटर पर ग्रो करेगा, अपना एसिड वहाँ पर रिलीज़ करेगा और एसिड्स रिलीज़ करने के बाद डिज़ॉल्व्ड फॉर्म में अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है, राइट। क्योंकि मशरूम के पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, लेकिन उनके पास रूट्स होती हैं, हाइफीज होती हैं। इन रूट्स और हाइफी के थ्रू ये अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर सकता है। नेक्स्ट एंड 75 क्वेश्चन इज द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन ह्यूमन एडल्ट इज़ अबाउट। जो ह्यूमन एडल्ट होते हैं उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ इसमें पूछा गया है, दैट इज़ 4.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर एंड 6.5 सेंटीमीटर। तो जितने स्टूडेंट अगर चैप्टर पढ़े होंगे, चाहे वो एनसीईआरटी हो चाहे साइड बुक हो, दोनों बुक में एकदम क्लियरली लिखा हुआ कि द ह्यूमन एडल्ट इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो होती है 6.5 मीटर। याद रखें, नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन लेकिन इनकी लेंथ है 6.5 मीटर। ये क्वाइल्ड फॉर्म में होती हैं। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अरेंज्ड इन मेनी क्वाइल्स लाइक स्ट्रक्चर एंड हेंस दे डिक्रीज लोअर द एरिया एंड but if we unfold each one coil is then the length will become as 6.5 meter, which is the right answer of this question. And the last question from this page, the process of digestion of food in human begins start in। जो ह्यूमन बींग्स हैं उनका डाइजेशन, जो भी हम कुछ फूड के फॉर्म में खाते हैं, तो इसका डाइजेशन कहाँ शुरू होता है? तो आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, इतने छोटे भी नहीं हैं कि आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं। इसमें माउथ में स्टार्ट होगा, क्योंकि माउथ के बाद फूड पाइप आएगी, फूड पाइप के बाद स्टमक आएगा और स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन। तो फर्स्ट वी हैव टू टेक आवर फूड इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड और एनी लिक्विड फॉर्म दैट इज़ एंटर्ड फ्रॉम आवर माउथ। सो द राइट ऑप्शन विल बी माउथ। तो ये एक्सप्लेनेशन है इन क्वेश्चंस के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि क्या है। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमन इज कंप्लीटेड इन। आपने देखा पिछला क्वेश्चन था कि द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट्स इन, तो माउथ में स्टार्ट होती है। लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में पूछा गया कि द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमन्स इज कम्प्लीटेड इन। जो भी फूड हम ईट करते हैं वो माउथ से शुरू होता है, टीथ के थ्रू ब्रेक किया जाता है, सैलिवरी ग्लैंड्स कुछ एसिड्स या एंजाइम्स रिलीज़ करेंगी, उनके बाद वो ऑसोफेगस या फूड पाइप से होता हुआ स्टमक में आता है। स्टमक में पार्शियली डाइजेस्ट होता है फूड, उसके बाद एंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ पर कुछ ग्लैंड्स और ज़्यादा हेल्प करती हैं इंटेस्टाइन की, जिसके वजह से वहाँ पर फूड पूरी तरीके से डाइजेस्ट होता है। तो स्टमक में फूड पार्शियली डाइजेस्टेड है, फूड पाइप या ऑसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता है। सो ऑप्शन आपके पास क्या बचा? स्मॉल इंटेस्टाइन। और एकदम क्लियर कट याद रखेंगे, द डाइजेशन ऑफ फूड कंप्लीटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। इट मीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। याद रखें। सो योर ऑप्शन विल बी स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स, राइट। नेक्स्ट वन इज इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बाइल इज सिक्रेटेड बाई।
ह्यूमन बींग्स के डाइजेस्टिव सिस्टम में बाइल इज सिक्रेटेड बाई, बाइल एक जूस है, बाइल एक सब्सटेंस का नाम है। बाइल इज ग्रीनिश एलोई सब्सटेंस which is alkaline in nature, which is very poisonous. For your findings I will tell you that is bile is a very poisonous substance, but when the bile is broken down into another substance which is called as bilirubin and biliverdin, then it will becomes less poisonous या less harmful. And this bilirubin and biliverdin are yellow in nature. That's why we can see that our fecal matter, our undigested food is nearly yellow in color या yellowish in color. This bile is secreted by the largest and busiest gland, that is liver, and this liver secretes bile juice which help in the digestion. तो पैंक्रिया, पहले मैंने लीवर को ही क्यों कहा, 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, पैंक्रियाज, लीवर एंड किडनी, स्टमक। तो पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस रिलीज होगा, आप आगे देखेंगे जब भी टॉपिक आएगा या कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं डिटेल बताऊंगा, और एक वीडियो डिटेल में बनाऊंगा वो डाइजेशन पर, राइट। लीवर के बारे में मैंने बताया कि लीवर सबसे बिजिएस्ट और सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड हमारे बॉडी की। किडनी से आप जानते हैं ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है, और स्टमक में रिलीज़ होगा, वहाँ पर भी मैं बता दूंगा कि स्टमक्स की वॉल को प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है, स्टमक में क्या रिलीज़ होता है, तो वहाँ पे ढेर सारे एंजाइम्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा राइट ऑप्शन होता है वो है लीवर। तो आप इस लीवर को ध्यान से याद रखेंगे कि लीवर सिक्रीट करता है बाइल जूस, और आगे फिर क्वेश्चंस बनेगा कि ये स्टोर होता कहाँ पे है। बाइल जूस रिलीज़ तो हो जाता है लीवर से, लेकिन ये स्टोर कहाँ पर होता है तो मैं आपको वहाँ बताऊँगा। फिलहाल के लिए यहाँ राइट ऑप्शन है लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 2 of the following organism has a holozoic mode of nutrition. These organism are, 4 ऑप्शंस आपके पास 2-2 के रूप में दिए गए हैं, 1 पेयर है ऑर्गेनिज्म का। इसमें आपको बताना है कि विच ऑफ द 2 ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्स होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑप्शंस आर पैरामीशियम एंड प्लाज्मोडियम। एक्सप्लेनेशन भी यहीं से दे देते हैं। पैरामीशियम जो है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म तो करता है, लेकिन प्लाज्मोडियम पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करता है, जिसके वजह से ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। प्लाज्मोडियम एंड पैराकीट, प्लाज्मोडियम आ गया तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करेगा, जिसके वजह से ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। पैराकीट एंड पैरामीशियम, पैराकीट जैसे आप देखते होंगे नॉर्मली ग्रास हॉपर या फतिंगा जिसको आप बोलते हैं, तो ये पैराकीट हो गया, ये भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से ऑब्टेन करता है फूड, और पैरामीशियम भी होलोजोइक मोड ऑफ यूज़ करता है अपने फूड को ऑब्टेन करने के लिए, जिसमें ये डायरेक्टली फूड को माउथ में या फिर अपने बॉडी में एंटर करने के लिए परमिट करते हैं। पैरामीशियम और पैरासाइट आ गया, तो पैरासाइट्स कभी भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं करेंगे। दैट्स वाई आवर करेक्ट ऑप्शन इज सी, एंड दैट इज पैराकीट एंड पैरामीशियम, पैराकीट एंड पैरामीशियम। And our next question will be, next question is autotrophic mode of nutrition requires, autotrophic mode of nutrition requires CO2, H2O, chlorophyll, sunlight and all। देखिए यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सनलाइट पे हल्का सा डार्क वो पॉइंट है, तो आप उसे करेक्ट ऑप्शन ना मानेंगे, आपको हाईलाइटेड करके दिखाया जाएगा वीडियो में। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एनी ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज या प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय यूजिंग सम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस या रॉ मटेरियल्स लाइक CO2, वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट विच इज़ नोन एज फोटोसिंथेसिस। फॉर एग्जाम्पल green plants या all green plants are come in the category of autotrophic mode of nutrition. That's why the option is correct as D, which is all.
तो इनमें से सभी रॉ मटेरियल्स या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की ज़रूरत होती है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को परफॉर्म करने के लिए। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेज इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप्स अकरिंग इन न्यूट्रिशन इन एनिमल्स इज। जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, चाहे वो माइक्रोस्कोपिक हों, चाहे बहुत बड़े हों, लार्जेस्ट मल्टी सेलुलर एनिमल ही क्यों ना हो, सारे लोगों में जो न्यूट्रिशन के स्टेप्स हैं वो सिमिलर होते हैं। और वो स्टेप्स कौन कौन से हैं मैंने आपको बहुत बार बताया है। तो सबसे पहले मैं आपको ये नहीं बताने जा रहा हूँ, बहुत ऑप्शंस हैं, पढ़ने में टाइम नहीं लगाना है। सबसे पहले हम लोग फूड को ईट करेंगे विच इज़ नोन एज इंजेशन। फर्स्ट वन इज स्टेप इज ingestion, in which any organism take its food into their body. After that we starts the breaking down of that food, that is known as digestion. After digestion it starts to produce energy, that is called as, and एक चीज़ और ध्यान से सुनिए कि digested food is absorbed by the डिफरेंट ब्लड वेसल्स, लाइक स्मॉल इंटेस्टाइन के पास ब्लड वेसल्स होती हैं, विलाइज इसको एब्जॉर्ब करती हैं। द थर्ड स्टेप इज एब्जॉर्प्शन, एंड एब्जॉर्ब्ड फूड इज रेडी टू प्रोड्यूस एनर्जी, दैट इज कॉल्ड एज एसिमिलेशन। एंड आफ्टर द प्रोसेस ऑफ एसिमिलेशन सम फूड इज लेफ्ट एज अनडाइजेस्टेड विच इज need to be thrown outside of the body, and this process is called as इजेशन। तो आप ऐसे स्टेप्स को खोजिए कि ये किस ऑप्शन में आपको मिलते हैं। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन, और आई थिंक ये आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, सो आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई होगी। So the correct option will be C. Our next question is 82. In human digestive system, the enzyme pepsin and trypsin are secreted respectively by, means human digestive system में एंजाइम पेप्सिन और ट्रिप्सिन रिस्पेक्टिवली मतलब क्रमशः जो ऑप्शंस दिए गए हैं चार, वो उनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो एंजाइम पेप्सिन और एंजाइम ट्रिप्सिन को रिलीज़ करता है। ऑप्शंस आपके पास चार हैं, पैंक्रियाज एंड लीवर, दूसरा स्टमक एंड सैलिवरी ग्लैंड, थर्ड वन इज पैंक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर, एंड लास्ट ऑप्शन इज स्टमक एंड पैंक्रियाज। तो इस क्वेश्चन के आंसर को जानने के लिए आपको थोड़ा समझना होगा। व्हेन पार्शियली डाइजेस्टेड फूड enters into the stomach, then the wall of stomach releases some juices which is called as gastric juice. This gastric juice contain three main substances, that is HCl, which stands for hydrochloric acid, enzyme pepsin and mucus। तो यहाँ पर एंजाइम पेप्सिन पहले दिया गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जब स्टमक में गया तो वहाँ पे स्टमक्स की वॉल ने गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ किया, जिस गैस्ट्रिक जूस में एक सब्सटेंस है एंजाइम के रूप में हमारा, वो है पेप्सिन। तो पहला यहाँ से हो गया। और ट्रिप्सिन के बारे में बात करें तो व्हेन फूड इज एंटर्ड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन देन कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस, बट before completing the digestion it also receives the secretions from liver and pancreas. These pancreas releases pancreatic juice which contains the digestive enzymes like pancreatic amylase, enzyme trypsin and lipase. तो ट्रिप्सिन एंजाइम पैंक्रियाज से हो गया और एंजाइम पेप्सिन स्टमक से हो गया। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज स्टमक एंड पैंक्रियाज। लीवर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि लीवर से बाइल रिलीज होता है। स्टमक और सैलिवरी ग्लैंड, स्टमक तो हो जाएगा लेकिन सैलिवरी ग्लैंड को आप करेक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि सैलिवरी अमाइलेज रिलीज होता है। और थर्ड ऑप्शन में है पैंक्रियाज और गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर में सिक्रेटेड जो बाइल है लीवर से वो स्टोर होती है, इसलिए जो राइट ऑप्शन होता है वो आपका स्टमक एंड
pancreas will be the right answer of this question. So you have to select this answer. Explanation ध्यान से समझिए. Next one is when carrying out the starch test on a leaf, why it is important to boil the leaf in alcohol. जब हम लोग स्टार्च का परीक्षण करते हैं पत्तियों को लेकर, तो इसे अल्कोहल के सॉल्यूशन में, मैंने उस दिन बताया था, एथेनॉल अल्कोहल C2H5OH में इसको बॉयल किया जाता है. क्यों? तो ऑप्शंस आपके पास, टू डिजॉल्व द वैक्सी क्यूटिकल. वैक्सी क्यूटिकल ही नहीं केवल डिजॉल्व होती है, मीन्स वैक्सी क्यूटिकल, क्यूटिकल इज द अपर एपिडर्मिस या अपर लेयर ऑफ द प्लांट विच कंट्रोल द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन और रेस्पिरेशन दोनों को कंट्रोल कर सकती हैं. दूसरा है टू मेक द सेल्स मोर परमिएबल टू आयोडीन सॉल्यूशन. ये भी नहीं होगा, क्योंकि जब तक क्लोरोफिल रिमूव नहीं होगी तब तक आप स्टार्च का टेस्ट नहीं कर पाएंगे. सो टू रिमूव द क्लोरोफिल एंड द लास्ट ऑप्शन टू स्टॉप केमिकल रिएक्शन इन द सेल. In these four options, the best option is to remove the chlorophyll. क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल जब अल्कोहल में बॉयल हो जाएगा, मीन्स लीव्स को बॉयल किया जाएगा एथेनॉल अल्कोहल में, तो उनसे क्लोरोफिल रिमूव हो जाएंगी. क्योंकि स्टार्च को आपको टेस्ट करना है, तो क्लोरोफिल जब रिमूव हो जाएगा उसके बाद इन पर आयोडीन सॉल्यूशन डाला जाता है. तो दिस आयोडीन सॉल्यूशन टर्न्स द लीफ ब्लू एंड ब्लैक इन कलर, विच शोज दैट स्टार्च का आपको जो परीक्षण करना था वो आपको दिखा देता है कि स्टार्च इसमें नहीं है. तो टू रिमूव द क्लोरोफिल विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 84 and the next question is pancreatic juice contain enzymes which digest. Options are protein and carbohydrate only. दूसरा proteins and fats only. Third fats and carbohydrates only. And the last option is protein, fats and carbohydrates. अभी इसके दो क्वेश्चन पहले, मतलब एक क्वेश्चन पहले ही मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है. पैंक्रियाटिक जूस रिलीजेस 3 types of chemical substances that carry pancreatic amylase. Pancreatic amylase हो गया पहला, enzyme trypsin and lipase enzyme. 3 substances are contained in the pancreatic juice, that is pancreatic amylase, enzyme trypsin and lipase. तो pancreatic juice में ये 3 substances होते हैं. तो आप जानते हैं कि यहाँ पर एंजाइम एमाइलेज जो होती है वो स्टार्च को ब्रेक करेगी. एंजाइम एमाइलेज जो होती है वो स्टार्च को ब्रेक करेगी, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में देखा था कि जब सैलिवरी ग्लैंड, मैंने आपको बताया भी था कि स्टार्च मोस्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ शुगर है, कार्बोहाइड्रेट है, तो इसे एक बार में ब्रेक नहीं किया जा सकता है. तो एक बार माउथ में सैलिवरी ग्लैंड में सैलिवरी अमाइलेज के थ्रू इसका डाइजेशन होता है, और आगे चल के एंजाइम अमाइलेज जो है वो स्टार्च को ब्रेक करता है. एंजाइम ट्रिप्सिन स्मॉल मॉलिक्यूल को और ज़्यादा अच्छे से ब्रेक करती है. तो एंजाइम अमाइलेज आपका ब्रेक कर दिया स्टार्च को, एंजाइम ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेंगी, एंड एंजाइम लाइपेज जो है वो इमल्सिफाइड फैट्स को ब्रेक करेगा, जिससे आपका डाइजेशन कंप्लीट हो गया. तो ये ऑप्शन आपको 3 सब्सटेंसेस, 3 कंपोनेंट्स को ब्रेक कर रहे हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि एंजाइम ट्रिप्सिन वो प्रोटीन को ब्रेक कर रही है, एंजाइम अमाइलेज जो है वो इमल्सिफाइड लाइपेज जो है वो इमल्सिफाइड फैट्स को ब्रेक कर रहा है, और अमाइलेज जो है वो स्टार्च का डाइजेशन कर रही हैं, मीन्स कार्बोहाइड्रेट उन्हीं से मिलकर बना है स्टार्च. तो ऑप्शन जो आपको सेलेक्ट करना है वो सबसे बेस्ट करना है, तो दैट इज़ प्रोटीन, इट डाइजेस्टेड बाई ट्रिप्सिन. फैट्स जो है वो डाइजेस्ट होगा, इमल्सिफाइड फैट्स जो है वो लाइपेज के थ्रू, और आपका कार्बोहाइड्रेट जो है वो लाइपेज एंजाइम्स के थ्रू नहीं होगा, बल्कि अमाइलेज के थ्रू होगा. तो राइट ऑप्शन हमारा होगा डी, दैट इज प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट. And the last question of this page,
विच इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग बाइल। बाइल से जुड़ा हुआ कौन सा ऑप्शन, कौन सा स्टेटमेंट इसमें सत्य है, सही है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके पास हैं, सिक्रेटेड बाय बाइल डक्ट एंड स्टोर्ड इन लिवर, secreted by gallbladder and stored in liver, secreted by liver and stored in bile duct, and the last option is secreted by liver and stored in gallbladder। तो आपको ये बताना होगा, लेकिन बताएंगे कैसे, पजल तो है नहीं, इसलिए इसके लिए एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत पड़ेगी जो कि आपके बुक में अवेलेबल है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको हिंट के रूप में बताया था अगले क्वेश्चंस में, इसलिए यहाँ पर आप जानिए कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। दैट इज बाइल इज रिलीज्ड या सिक्रीटेड बाय द लार्जेस्ट एंड बिजिएस्ट ग्लैंड ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, दैट इज लीवर। लीवर के थ्रू रिलीज की जाती है, एंड दिस बाइल इज टेम्पोररली स्टोर्ड इन द गाल ब्लैडर। ये गाल ब्लैडर में टेम्पोररली स्टोर की जाती है। फाइनली बाइल को भी ब्रेक किया जाता है और वो फिर एल्कलाइन नेचर फूड को बनाती है, और जिससे और भी सारे एंजाइम्स और उनमें मौजूद जो है वो फूड कंपोनेंट को सिंपल फॉर्म में ब्रेक कर सकें। तो दिस बाइल इज सिक्रेटेड बाय लीवर एंड स्टोर्ड इन गाल ब्लैडर, राइट। यहाँ पर देखिए सिक्रेटेड बाय लीवर ऑप्शन सी में भी है, लेकिन स्टोर्ड इन बाइल डक्ट, तो बाइल डक्ट में नहीं स्टोर होता है बल्कि स्टोर होता है वो गाल ब्लैडर में। सो द राइट ऑप्शन विल बी secreted by liver and stored in gall bladder, right? Next question is, where are proteins first digested in the alimentary canal? इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि प्रोटीन का सबसे पहले डाइजेशन एलिमेंट्री कैनाल में किस पार्ट में होता है। ऑप्शंस आर स्मॉल इंटेस्टाइन, नेक्स्ट वन इज आसोफेगस, थर्ड वन इज माउथ, एंड लास्ट वन इज स्टमक। आप देखेंगे कि आसोफेगस, देखिए ऑप्शंस को सेलेक्ट करना जितना मुश्किल है उससे भी ज़्यादा आप आसान बना सकते हैं उसको रिमूव करके। तो गो थ्रू ऑप्शंस भी सेलेक्ट कर सकते हैं और कॉन्सेप्ट के थ्रू भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे आपको भी इजी लगे। आसोफेगस में मैंने बताया था विच इज़ आल्सो नोन एज फूड पाइप, एंड देयर इज़ नो डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द फूड पाइप, राइट। तो ऑसोफेगस या फूड पाइप में कोई डाइजेशन होता नहीं है, तो यहाँ पर किसी भी कंपोनेंट के डाइजेशन का कोई सवाल नहीं उठता है। माउथ में आपने देखा कि सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट थी, और ये सैलिवरी ग्लैंड रिलीज करती है सैलिवरी अमाइलेज विच ब्रेक्स डाउन द स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट। तो ये तो प्रोटीन के बारे में पूछ रहा है, तो ऑप्शन बी और सी तो नहीं हो सकते। ऑप्शन नंबर थर्ड में देखें, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन जो फर्स्ट ऑप्शन है उसको मैं तीसरे नंबर पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो चीज़ें डाइजेस्ट हो चुकी हैं या पार्शियली डाइजेस्टेड हैं उनमें फाइनली कंपोनेंट्स को डाइजेस्ट किया जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। तो यहाँ पर प्रोटीन को उसके पहले सिंपलर फॉर्म में ब्रेक किया जाता है स्टमक में, राइट। तो वहाँ पर आपने देखा था कि स्टमक से भी 3 चीज़ें रिलीज होती हैं, दैट इज HCl, एंजाइम पेप्सिन और म्यूकस। तो एंजाइम पेप्सिन जो है वो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन करता है। सो द ऑप्शन इज गोइंग टू बी राइट एज स्टमक। तो सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल में प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक में शुरू होता है और फाइनली स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन, द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक इज प्रोटेक्टेड बाई वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम the harmful effect of HCl. This is the inner lining of stomach means हमारे जो stomach, our stomach is J-shaped like organ, जहाँ पर पार्शियली डाइजेशन होता है फूड का। स्टमक जो है वो एक ट्यूबुलर और जे शेप्ड ऑर्गन है। तो स्टमक में रिलीज होता है, आपने देखा कि गैस्ट्रिक जूस में 3 सब्सटेंसेस होते हैं, दैट इज HCl, म्यूकस और एंजाइम पेप्सिन। दिस HCl इज सो हार्मफुल, सो डेंजरस बिकॉज इट कैन डिजॉल्व बोन्स एंड स्टोन्स टू। ये बोन्स और स्टोन्स को भी डिजॉल्व करने की क्षमता रखता है, लेकिन हमारे जो स्टमक है उनको डिजॉल्व नहीं कर पाता है। क्योंकि इस स्टमक
की जो बाहरी लाइनिंग होती है वो म्यूकस से प्रोटेक्टेड होती है। म्यूकस से प्रोटेक्टेड होने के वजह से इस HCl का असर वो हमारे स्टमक की लाइनिंग्स पर नहीं पड़ता है। लेकिन आप देखे होंगे कि जो लोग भी कभी कभी अल्सर का नाम सुने होंगे, पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर में यही होता है, ये स्टमक्स की लाइन को कभी कभी HCl ब्रेक कर देता है, जिसके वजह से उनकी इनर लाइन ब्रेक हो जाने से उनके स्टमक्स में छाले पड़े आते हैं और इसी वजह से इस बीमारी को नाम दिया जाता है पेप्टिक अल्सर, जिसमें छाले इतने ज़्यादा भयंकर रूप ले लेते हैं कि उसमें हमें बहुत ही पेन होती है। और इसके लिए एक दवा भी आती है जिसको आप वाई डू वी फॉल इल में पढ़ चुके होंगे क्लास 9th में, एमॉक्सिलिन। एमॉक्सिलिन टैबलेट जो है वो इस पेन से राहत दिलाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो दैट द आंसर विल बी म्यूकस। ये हार्मफुल इफ़ेक्ट से बचाने के लिए म्यूकस हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करता है, इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है, जिसके वजह से हमारे स्टमक को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which part of the alimentary canal receives bile from the liver? कह रहे हैं कि which part of alimentary canal receives bile from the liver। यहाँ इसके पहले मैंने बताया कि bile is released या secreted by the liver which is the largest and busiest gland of the body। This liver releases bile juice which is alkaline in nature and this alkaline nature ये फूड के मीडियम को अल्कलाइन या बेसिक नेचर में बनाएगा और जिसके वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन इज द कंप्लीट साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, दैट्स वाई इट आल्सो टेक्स द हेल्प ऑफ पैंक्रियाज एंड लीवर, दैट्स वाई पैंक्रियाटिक जूस एंड बाइल जूस इज रिलीज्ड बाई देम, मीन्स लीवर और पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस, जिसमें स्मॉल इंटेस्टाइन सारी चीज़ों की मदद लेते हुए सारे फूड कंपोनेंट को सिंपल फॉर्म में डिज़ोल्व कर देती हैं, ब्रेक कर देती हैं, जिसके वजह से साइट तो है और उसके वजह से साइट ऑफ मीन्स कंप्लीट डाइजेशन आपका फिनिश हो जाता है किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो आप देख सकते हैं, आप सेंटेंस में भी देख सकते हैं, लिखा होगा small intestine receives the secretion from two glands that is liver and pancreas। तो वहाँ से ये क्वेश्चन बनाया गया है। तो दिस द आंसर विल बी स्मॉल इंटेस्टाइन विच इज़ ऑप्शन नंबर बी। तो आपका ये ऑप्शन सही होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। आसोफेगस में कोई बाइल तो मिलेगा नहीं, स्टमक में गैस्ट्रिक जूस होता है। गैस्ट्रिक जूस में मैंने बता दिया कि 3 सब्सटेंस होते हैं जिसमें बाइल का नाम कहीं नहीं आया, और लार्ज इंटेस्टाइन तो एब्सॉर्प्शन के लिए होता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में कोई एंजाइम्स वहाँ नहीं होती हैं। तो राइट ऑप्शन विल बी स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ आवर फूड इज डाइजेस्टेड बाय एन एंजाइम विच इज प्रेजेंट इन सलाइवा एज वेल एज इन पैंक्रियाटिक जूस। मीन्स जो भी फूड हम खाते हैं, जो भी फूड हम लेते हैं, उनमें बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं फूड को ब्रेक करने के बाद, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स। ये सारे कंपोनेंट जो हैं वो जब सिंपल फॉर्म में ब्रेक किए जाते हैं तब फाइनली वो हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जिसका डाइजेशन हमारे माउथ में होता है, मीन्स डाइजेस्टेड बाय एन एंजाइम विच इज़ प्रेजेंट इन सलाइवा। माउथ में सैलिवरी एमाइलेज होता है, सलाइवा में जो स्टार्च का डाइजेशन करता है, और स्टार्च किससे मिलकर बना है, कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना हुआ है। नेक्स्ट और पूछ रहा है कि प्रेजेंट इन सलाइवा एज वेल एज इन पैंक्रियाटिक जूस। मैंने अभी बताया कि पैंक्रियाज 3 सब्सटेंसेस रिलीज़ करता है, बार बार मैं आपको इसलिए बता दे रहा हूँ, याद हो जाए। पैंक्रियाटिक अमाइलेज, एंजाइम ट्रिप्सिन एंड एंजाइम लाइपेज। जहाँ पर आपने देखा कि एंजाइम लाइपेज जो है वो डाइजेस्ट करता था इमल्सिफाइड फैट्स को, ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करती थी, और पैंक्रियाटिक अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का डाइजेशन करता था। तो एक बार यहाँ तो पैंक्रियाटिक अमाइलेज
कार्बोहाइड्रेट क्या स्टार्च को डाइजेस्ट कर रहा है, और दूसरी बार स्टार्टिंग में सैलिवरी ग्लैंड से निकलने वाला सलाइवा दैट कंटेन सैलिवरी अमाइलेज हु ब्रेक्स या दैट कैन ब्रेक द स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट. सो द ऑप्शन इज कार्बोहाइड्रेट विल बी द राइट फॉर दिस क्वेश्चन. प्रोटीन हो नहीं सकता है क्योंकि प्रोटीन का कोई डाइजेशन माउथ में नहीं होता है. फैट नहीं हो सकता क्योंकि फैट्स का भी डाइजेशन माउथ में नहीं होता है. और मिनरल्स यहाँ पर यूज़ नहीं किया गया है. कंपोनेंट तो है लेकिन यहाँ पे मिनरल्स के डाइजेशन की बात नहीं की जा रही है. तो कार्बोहाइड्रेट विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज if the saliva is lacking in salivary amylase, then which of the following processes taking place in the buccal cavity will be affected. कह रहे हैं कि अगर हमारे सलाइवा में सैलिवरी अमाइलेज ही ना हो, उसमें सैलिवरी अमाइलेज फिनिश हो जाए, कमी हो जाए, अभाव हो जाए, वो प्रेजेंट ही ना रहे, तो डाइजेशन की कौन सी प्रोसेस में या कौन सा ऐसा हैपनिंग होगा जो बैकल कैविटी में वो प्रभावित होगा. पहला ऑप्शन प्रोटीन्स ब्रेकिंग डाउन इनटू अमीनो एसिड्स. जब सैलिवरी अमाइलेज का फंक्शन है स्टार्च को डाइजेस्ट करना, तो प्रोटीन वाले ऑप्शंस को हम लोग अवॉइड कर देंगे, इग्नोर कर देंगे. दूसरा स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर. आप जानते हैं कि सैलिवरी अमाइलेज इज helpful for the digestion of starch, and when starch breaks it changes into carbohydrate and then carbohydrate into simple sugars. तो ये बात समझ आ गई. थर्ड ऑप्शन क्यों नहीं होगा, फैट्स ब्रेकिंग डाउन इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल. ये हो नहीं सकता क्योंकि फैट्स का डाइजेशन सैलिवरी अमाइलेज में से नहीं होता है. एंड द लास्ट ऑप्शन इज इंटेस्टाइनल लेयर ब्रेकिंग डाउन लीडिंग टू अल्सर्स. यहाँ कोई बात ऐसी नहीं है. तो हमारा ऑप्शन जो है वो सेकंड सही होने वाला है, दैट इज स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर, बिकॉज सैलिवरी अमाइलेज इज प्रेजेंट इन दी सलाइवा एंड माउथ में ये स्टार्च का डाइजेशन शुरू हो जाता है. दैट विल बी द राइट ऑप्शन एज बी. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट फंक्शंस ऑफ टू कंपोनेंट्स ऑफ पैंक्रियाटिक जूस, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज. इनमें से ट्रिप्सिन और लाइपेज का क्या फंक्शन है, वो कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिनको वो डाइजेस्ट करते हैं. तो अभी कुछ देर पहले, कुछ क्वेश्चंस पहले मैंने बताया कि पैंक्रियाटिक जूस कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स लाइक पैंक्रियाटिक अमाइलेज, एंजाइम ट्रिप्सिन एंड लाइपेज. तो यहाँ पर दो चीज़ लिखा हुआ है पैंक्रियाटिक जूस में, ट्रिप्सिन और लाइपेज. तो ट्रिप्सिन ब्रेक करता है प्रोटीन को और लाइपेज ब्रेक करेगा इमल्सिफाइड फैट्स को. ये ऑप्शंस आप सेलेक्ट करिए कि कौन से ऐसे विकल्प हैं जिनमें ये आपको मिल रहा है कि ट्रिप्सिन प्रोटीन को ब्रेक कर रही है. तो पहले ऑप्शन में ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन एंड लाइपेज कार्बोहाइड्रेट, तो ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि लाइपेज तो इमल्सिफाइड फैट को ब्रेक करेगा. ट्रिप्सिन डाइजेस्ट इमल्सिफाइड फैट, ये भी रॉन्ग. ट्रिप्सिन डाइजेस्ट स्टार्च, ये भी रॉन्ग. और ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन्स एंड लाइपेज इमल्सिफाइड फैट्स विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विच इज ऑप्शन नंबर डी. ऑप्शन नंबर डी पे ना जाएं, बल्कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए था. और कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया तो आप आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. बार बार मैं बता दे रहा हूँ ताकि डाइजेशन की पूरी प्रोसेस आपको समझने में आसानी हो जाए. और सबसे भीतर सबसे ज़्यादा डीप क्वेश्चन अगर पूछेंगे तो यहीं से, लेकिन आप इसे इतना आसान बना लीजिए कि ये और भी आसान लगे. दैट इज ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन एंड लाइपेज इमल्सिफाइड फैट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी द ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाय ग्रीन प्लांट्स कम्स फ्रॉम. द ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाय ग्रीन प्लांट्स कम्स फ्रॉम. आप देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस जब होती है तो उसमें एक गैस कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज्ड होती है, एब्जॉर्ब होती है, जबकि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ग्रीन प्लांट्स होती हैं वो ऑक्सीजन को एज अ वेस्ट सब्सटेंस रिलीज़ करती हैं. तो वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फोटोसिंथेसिस में
जो ग्रीन प्लांट्स के थ्रू ऑक्सीजन छोड़ी जाती है, लिबरेट की जाती है, रिलीज़ की जाती है, वो ऑक्सीजन आता कहाँ से है? तो आपको ये ध्यान देना होगा, जब आप रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे तो उस रिएक्शन में फोटोलाइसिस ऑफ वाटर भी होता है। मींस फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के थ्रू H2O जो है वो ब्रेक होके O जो है वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के रूप में बाहर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन के रूप में रिलीज कर दिया जाता है, और जो H होता है H2 वो आगे चल के ग्लूकोज फॉर्मेशन में काम आता है। तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर होने से दो चीज़ें हो गई, एक तो एक्स्ट्रा जो ऑक्सीजन है वो यूज़ हो गया, हमें वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में प्लांट्स ने उसको रिलीज़ कर दिया, और जो बचा हुआ H2 था मॉलिक्यूलर फॉर्म में, उस H2 का यूज़ करके प्लांट्स ने अपना फूड सिंथेसाइज कर लिया। तो हमारा ऑप्शन जो होगा वो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? फोटोलिसिस ऑफ वाटर, मीन्स ब्रेकिंग डाउन ऑफ वाटर इज कॉल्ड एज फोटोलिसिस ऑफ water, and after the process of photolysis oxygen is released in the atmosphere and the remaining H2 is utilized to make their glucose. And the last question of this page is, which of the following is incorrect statement? इनमें से कौन सा असत्य कथन है, गलत है? इस तरह के सवाल आजकल ज़्यादा पूछे जाते हैं, असत्य वाले। तो ध्यान से समझिए, एनर्जी इज़ इसेंशियल फॉर लाइफ प्रोसेसेस, वेरी राइट ऑप्शन, क्योंकि हर एक लाइफ प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, न्यूट्रिशन को कंप्लीट करने के लिए, रिप्रोडक्शन को कंप्लीट करने के लिए, ग्रोथ को कंप्लीट करने के लिए, कोई भी लाइफ प्रोसेस हो, ग्रीन होम आपको याद होना चाहिए कोड इसका। तो ग्रीन होम सारे एग्जाम्पल्स हैं लाइफ प्रोसेसेस के। तो हर एक लाइफ प्रोसेस में एनर्जी इसेंशियल है, इस बिना एनर्जी के यूटिलाइज्ड होने के कोई भी लाइफ प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकती। ऑर्गेनिज्म ग्रो विथ टाइम, ऑर्गेनिज्म भी समय समय के साथ ग्रोथ करते हैं, चाहे वो प्लांट्स हों चाहे वो एनिमल्स हों। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स डज नॉट टेक प्लेस अमॉन्ग सेल्स, सेल्स के अंदर ढेर सारी जो सेल्स हैं, क्या उनके अंदर सब्सटेंस का ट्रांसमिशन या फिर मूवमेंट नहीं होता है? बिल्कुल होता है, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी होते हैं, एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस भी होते हैं, कंपोनेंट्स भी होते हैं। जैसे ब्लड आप देखते हैं सारे पार्ट्स ऑफ द बॉडी में, सारे सेल्स में मूव करता है। रेस्पिरेशन के थ्रू हमें जो एनर्जी मिलती है या ऑक्सीजन जो हम इनहेल करते हैं वो सारी सेल्स में मूव करता है। तो ये ऑप्शन गलत है। और लास्ट भी पढ़ लेते हैं, ऑर्गेनिज्म मस्ट रिपेयर एंड मेंटेन देयर बॉडी। तो ये भी है, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल्स हों, सबके अंदर रिपेयर और डैमेज्ड सेल्स को रिपेयर करने की पावर होती है। तो हमारा जो ऑप्शन इनकरेक्ट है वो है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स डज नॉट टेक प्लेस अमंग सेल्स इज नॉट राइट, बिकॉज मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल टेक प्लेस इन ऑल द सेल्स। क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर फोटोसिंथेसिस के दौरान बने हुए फूड मटेरियल्स सारे सेल्स को अवेलेबल नहीं हो पाते। अगर ऐसा होता तो रूट्स के थ्रू या जाइलम्स के थ्रू जो वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब किए जाते हैं वो डिफरेंट सेल्स तक नहीं पहुंचते, राइट? The internal energy या which is also known as cellular energy reserve in autotrophs is, ये आपका क्वेश्चन है, किस फॉर्म में जो इंटरनल एनर्जी स्टोर रहती है या सेलुलर एनर्जी स्टोर रहती है ऑटोट्रॉप्स में। तो ऑटोट्रॉप्स आर द ऑर्गेनिज्म दैट इज एबल टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड मटेरियल बाई यूजिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस या रॉ मटेरियल्स दैट इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान जो बने हुए एक्सेस फूड होते हैं वो प्लांट में किस फॉर्म में स्टोर होते हैं? प्रोटीन के फॉर्म में नहीं, फैटी एसिड्स के फॉर्म में नहीं, ग्लाइकोजन के फॉर्म में नहीं, स्टार्च एक यहाँ पर शब्द आया है जिसके बारे में बार बार आपको बताया गया है कि स्टार्च इज़ द एक्स्ट्रा फूड रिजर्व विच इज़ स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। ग्लाइकोजन एनिमल बॉडी में एक्स्ट्रा फूड है, रिजर्व
एनर्जी के रूप में, रिजर्व सेलुलर एनर्जी के रूप में ग्लाइकोजन एनिमल बॉडी में होता है, फैटी एसिड्स भी होती हैं, प्रोटीन भी होती है, जबकि स्टार्च जो है वो प्लांट का रिजर्व फूड है. दैट इज द करेक्ट ऑप्शन एज स्टार्च. नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स डज नॉट अकर इन फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस भी कई स्टेप्स में होता है, तो फोटोसिंथेसिस में कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो यहाँ पर गिवन ऑप्शंस में नहीं हो पाते हैं. दैट इज पहला ऑप्शन कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी. सेकंड वन इज रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स. थर्ड वन इज ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू CO2 एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाई क्लोरोफिल. तो आप देखेंगे कि फर्स्ट द लीव्स एब्जॉर्ब द सोलर एनर्जी which is coming from the sunlight. सनलाइट या सोलर एनर्जी को लीव्स एब्जॉर्ब करेंगी और इस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देंगी केमिकल एनर्जी में. तो ये तो फोटोसिंथेसिस का स्टेप है. दूसरा है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट. मैंने अभी पीछे बताया है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिड्यूस्ड होकर कार्बोहाइड्रेट भी बनाएंगे और फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होके एक्स्ट्रा ग्लूकोज बनेगा या ग्लूकोज बनेगा और एक्स्ट्रा जो ऑक्सीजन है वो वेस्ट के रूप में रिलीज हो जाती है. नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू CO2. यही हैपनिंग है जो फोटोसिंथेसिस में नहीं होती है. दैट इज क्या, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू CO2 डज नॉट टेक्स प्लेस इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. दैट इज द ऑप्शन नंबर C विल बी राइट. एंड लास्ट वाला भी पढ़ लीजिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाई क्लोरोफिल. तो क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट है और ये लाइट को एब्जॉर्ब करेगा जिसके वजह से फोटोसिंथेसिस परफॉर्म की जाएगी. दैट इज यहाँ पर जो ऑप्शन होगा ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू CO2 डज नॉट टेक्स प्लेस इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. यहाँ रिडक्शन रहता तो काम चल जाता. नेक्स्ट, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर्स डिपेंड्स अपॉन ऑक्सीजन, वाटर इन गार्ड सेल्स, टेम्परेचर या कंसंट्रेशन ऑफ CO2. दैट इज ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटाज. आपको मैंने बताया है कि स्टोमेटाज आर द स्मॉल पोर्स प्रेजेंट ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स एंड इट इज situated, it is present, it is located in the lower epidermis which is also known as hypodermis. This stomatase is responsible for the exchange of gases या gaseous exchange takes place through these stomatase. तो these stomatase are responsible for the exchange of gases, but the opening and closing of stomatase is depend on which of the following factor. दैट इज ऑक्सीजन नहीं, वाटर इन गार्ड सेल्स ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. आप देखे होंगे कि मॉर्निंग में जब सुबह की पहली किरण, पहली रेज पड़ती हैं तो सारे जो पौधों की पंखुड़ियाँ होती हैं, जो उनके पेटल्स होते हैं वो खिल जाते हैं. तो रात के समय क्या होता है और दिन भर सनलाइट मिलते रहने की वजह से जो उनके स्टोमेटाज में गार्ड सेल्स में वाटर फिल हुआ है वो धीरे धीरे क्या होता है, ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस के थ्रू लूज़ होता जाता है और धीरे धीरे शाम तक पत्तियां और उनकी पंखुड़ियां और उनके पेटल्स मुरझा जाते हैं, जिनके वजह से अब कहीं बहुत ज़्यादा नुकसान न हो जाए इसके वजह से स्टोमेटाज की गार्ड सेल्स जो होती हैं वो बंद हो जाते हैं और रात भर फिर जाइलम्स के थ्रू एब्जॉर्ब करती हैं वाटर, और जब इनके गार्ड सेल्स में फिल हो जाता है तो मॉर्निंग में पहली किरण के साथ ये स्टोमेटाज ओपन हो जाते हैं. सो वी कैन से दैट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटल पोर्स इज डिपेंड्स ऑन वाटर इन गार्ड सेल्स. वाटर इन गार्ड सेल्स इज रिस्पॉन्सिबल टू ओपन एंड क्लोज द स्टोमेटल पोर्स. टेम्परेचर नहीं डिटरमाइन करता क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से ट्रांसपिरेशन की रेट ज़्यादा हो जाएगी और रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन जितना ज़्यादा होगा स्टोमेटाज उतने ही श्रिंक हो जाएंगे और कंसंट्रेशन ऑफ CO2 से यहाँ कोई मतलब नहीं है. तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा वाटर प्रेजेंट इन गार्ड सेल्स. And the next question is, most of the plants absorb nitrogen in one of the following forms. This is option number 1 protein, second one is nitrates and nitrites,
third one is urea, and the fourth one is atmospheric nitrogen. We know that plants do not utilizes the free atmospheric nitrogen which is present in the air as 78%. For this purpose, plants do a process that is called as nitrogen fixation. With this process of nitrogen fixation, the plants first absorb these nitrogen and then converts it into simple and simpler forms, that is nitrates and nitrites. After this simple substances, these nitrate and nitrites are utilized by the plants. So the correct option will be second, and the option is nitrates and nitrites. मीन्स जो भी प्लांट में नाइट्रोजन का यूज़फुल सब्सटेंस होता है वो एटमॉस्फेयर में मौजूद होता है। 78% हमारे एयर में नाइट्रोजन मौजूद है, लेकिन फिर भी प्लांट्स इनका डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। इसलिए प्लांट एक नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। इस नाइट्रोजन फिक्सेशन में कई स्टेप्स होते हैं, जिन स्टेप्स से गुजरते हुए ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फाइनली नाइट्रेट और नाइट्राइट्स सिंपल फॉर्म में चेंज होता है, जिसके बाद कोई भी प्लांट इनको यूज़ कर सकता है, इनका यूटिलाइजेशन कर सकता है। दैट्स वाई आवर करेक्ट ऑप्शन विल बी नाइट्रेट एंड नाइट्राइट्स। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट एंजाइम टू मिक्स विद फूड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। First enzyme to mix with food means when we eat food in our body, then first the food is entered into the mouth, and the mouth is also called as digestive tract. क्यों? क्योंकि माउथ ही वो सबसे फर्स्ट पार्ट है जहाँ से फूड का डाइजेशन स्टार्ट होता है। मीन्स द पार्ट रनिंग फ्रॉम माउथ to anus is called as alimentary canal, and the organ systems that helps in the digestive part या digestive process are called as digestive organs. तो the first enzyme to mix with food in the digestive tract या path is pepsin, cellulose, amylase and trypsin. तो आप देख सकते हैं सेलुलोज का डाइजेशन या स्टार्च का डाइजेशन होगा, क्योंकि ये एंजाइम तो है नहीं। पेप्सिन एक एंजाइम है, लेकिन वो तो स्टमक से रिलीज़ होती है। ट्रिप्सिन भी वहीं से स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलीज़ होती है। हमारे पास बचा क्या? अमाइलेज, दैट इज सलेवरी अमाइलेज इज रिलीज्ड इन द सलाइवा बाय द सलेवरी ग्लैंड। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सबसे पहले जो फूड के साथ हमारे माउथ में एंजाइम मिलता है सलेवरी ग्लैंड से रिलीज सलेवरी अमाइलेज, वही एंजाइम स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, स्टार्ट करता है डाइजेस्ट करना स्टार्च को। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा अमाइलेज, राइट। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी एच सी, दैट इज अमाइलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और इनमें से पूछा गया है कि करेक्ट स्टेटमेंट इनमें से कौन सा है। पहला ऑप्शन है हेट्रोट्रॉप्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड। हेट्रोट्रॉप्स अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं या करते हैं। तो ये तो करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि इनमें कोई क्लोरोफिल या ऐसा पिगमेंट नहीं होता है जिससे ये रॉ मटेरियल्स का यूज करके अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो इसके जगह होना चाहिए था हेट्रोट्रॉप्स कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, राइट। ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट है हेट्रोट्रॉप्स यूटिलाइज सोलर एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस। जैसा कि मैंने पहले ऑप्शन में बताया, ड्यू टू द लैक ऑफ एनी photosynthetic pigment they are not able to synthesize their own food, that's why they do not utilize solar energy for photosynthesis। जब फोटोसिंथेसिस होगी ही नहीं तो सोलर एनर्जी को कहीं से भी यूटिलाइज ये नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन इज हेट्रोट्रॉप्स डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड।
हेट्रोट्रॉप्स अपना फूड सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं। जो फूड ऑटोट्रॉप्स सिंथेसाइज करते हैं, जो फूड मेकिंग प्रोसेस फोटोसिंथेसिस के दौरान फूड बनता है, इन्हीं रेडीमेड फूड को हेट्रोट्रॉप्स उनको खाते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। नेक्स्ट, हेट्रोट्रॉप्स आर कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग CO2 एंड H2O इन कार्बोहाइड्रेट्स। जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो CO2 और H2O को कार्बोहाइड्रेट में कैसे बदला जा सकता है? सो आवर ऑप्शन इज सी इज राइट, मीन्स हेट्रोट्रॉप्स डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, और यही आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। बाकी जो स्टेटमेंट दिए गए हैं वो रॉन्ग हैं, तो यू हैव टू सेलेक्ट द ऑप्शन नंबर थर्ड, that is heterotrophs do not synthesize their own food. Right? Next question will be, our next question is, in which of the following groups of organisms the food material is broken down outside the body and then absorbed? यहाँ पर चार ऑप्शंस दिए गए हैं और इन चार ऑप्शंस में हर एक ऑप्शन में तीन तीन ऑर्गेनिज्म के ग्रुप दिए गए हैं, जिनमें आपको ये बताना है कि इनमें वो कौन सा ऐसा ग्रुप है जो पहले फूड मटेरियल को बाहर बॉडी से बाहर ब्रेक करता है और फिर उनको एब्जॉर्ब कर देता है या एब्जॉर्ब करता है एज देयर न्यूट्रिशन। मैं आपका ध्यान यहाँ पर दिलाना चाहता हूँ आप सभी का कि लखमीर सिंह वाले बुक में जो आंसर दिया गया है, जो लोग अगर पीछे आंसर देखकर MCQ का सिलेक्शन करेंगे वो यहाँ पर धोखा खा जाएंगे, मीन्स वहाँ पे मिस प्रिंटिंग है। वहाँ पर आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, वहाँ पर ऑप्शन उसने सेलेक्ट किया बी, लेकिन जो मैं आपको एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूँ उससे आपको समझ आ जाएगा कि ऑप्शन बी क्यों नहीं होगा। देखें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म द फूड मटेरियल इज ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब्ड। तो फूड आउटसाइड ब्रेक होना है और उसके बाद वो डिज़ोल्व होगा और उसको वो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करेंगे। देखिए, मशरूम, ग्रीन प्लांट्स और अमीबा। मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑप्शन ए क्यों नहीं होगा। अमीबा फैगोसाइटोसिस करता है, तो इसमें तो फूड बाहर नहीं ब्रेक होगा बल्कि फूड को अंदर जो उनकी मेम्ब्रेन होती हैं, सेल मेम्ब्रेन रप्चर होने के बाद साइटोप्लाज्मिक एंजाइम्स जो रिलीज होते हैं उनसे उनका फूड मॉलिक्यूल ब्रेक होता है। ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक नेचर के हैं, वो फोटोसिंथेसिस करेंगे। बच गया केवल अकेले ग्रुप में मशरूम। मशरूम जो है वो सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है और सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में बताया गया है कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर बाय रिलीजिंग सम एसिड्स ऑन देम एंड एब्जॉर्ब देयर न्यूट्रिशन। तो इसमें मशरूम एक राइट ऑप्शन है, बाकी दो ऑर्गेनिज्म इस कैटेगरी में नहीं आते, सो द ऑप्शन ए इज रॉन्ग। सेकेंड वन इज पैरामीशियम, अमीबा और कस्कुटा। तो अमीबा के बारे में मैंने बता ही दिया कि वो फैगोसाइटोसिस करता है, पैरामीशियम भी फैगोसाइटोसिस कर लेगा। कस्कुटा एक पैरासाइट्स है और कंप्लीट पैरासाइट है, तो फिर वो भी ब्रेक नहीं करेगा। नेक्स्ट वन इज ईस्ट, मशरूम एंड ब्रेड मॉल्ड। ये आप देखें कि ईस्ट, मशरूम और ब्रेड मॉल्ड तीनों एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें ये आउटसाइड द बॉडी फूड ब्रेक करेंगे और कुछ एसिड्स रिलीज करेंगे, जो एसिड्स उन फूड को डिज़ोल्व करेंगे और ये डिज़ोल्व्ड फॉर्म में अपने रूट्स या हाइफीज या फिर जिन माध्यम से भी फूड को एब्जॉर्ब कर पाते हैं वो एब्जॉर्ब करेंगे। और लास्ट ऑप्शन देखिए, कस्कुटा, लाइस और टेपवर्म। लाइस ये भी पैरासाइट है, टेपवर्म भी पैरासाइट था और कस्कुटा भी कंप्लीट पैरासाइट। तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन सी यहाँ पर हम लोगों का राइट होता है, जबकि लखमीर सिंह के बुक में आंसर शीट में वो आपका ऑप्शन बी दिया है। इसलिए मैं सारे क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ जिससे आपको आंसर सेलेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ईस्ट, मशरूम एंड ब्रेड मॉल्ट विल बी द राइट ऑप्शन विच ब्रेक down outside the body their food and then absorb it, right? Our next and last question of this video
and this is the first part is going to be, and that is which of the following is the correct sequence of parts as they occur in the human alimentary canal। यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको ये बताना है कि इस एलिमेंट्री कैनाल में मीन्स ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल में जो पार्ट्स हैं वो किस क्रम में लगे हुए हैं, किस पार्ट्स में कौन कौन अरेंजमेंट कैसा है, मीन्स करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज going to be selected in this given options। First option is mouth, stomach, small intestine, esophagus and then large intestine। Our alimentary canal is starting from mouth and ending with the anus, but anus is the opening of large intestine, that's why first option हमारा हो गया mouth। लेकिन माउथ के बाद आसोफेगस आता है, फूड पाइप, ना कि स्टमक, तो ये ऑप्शन हमारा राइट नहीं हो सकता। सेकेंड इज माउथ, देन आसोफेगस, देन स्टमक, देन लार्ज इंटेस्टाइन, देन स्मॉल इंटेस्टाइन। माउथ के बाद आसोफेगस तो आ गया, आसोफेगस के बाद स्टमक भी आ गया, स्टमक बाद होना चाहिए लार्ज नहीं बल्कि स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन फाइनली लार्ज इंटेस्टाइन, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। नेक्स्ट वन इज माउथ, स्टमक, आसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन। आप देख रहे हैं माउथ के बाद स्टमक दे दिया है, जबकि मैंने बताया कि माउथ के बाद आसोफेगस होना चाहिए, तो यहाँ पर स्टमक भी दिया है, इसलिए ये ऑप्शन रॉन्ग होता है। नेक्स्ट माउथ, फिर आसोफेगस मीन्स फूड पाइप, देन स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड फाइनली large intestine। This is the correct order of the alimentary canal in which digestion occur। सबसे पहले माउथ में फूड पार्टिकल्स डाइजेस्ट होंगे, फिर वो फूड पाइप में आएंगे, वहाँ कोई भी डाइजेशन नहीं होगा, फिर स्टमक में आएंगे, स्टमक में फूड पार्शियली डाइजेस्टेड होगा, और ये पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा तो यहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन होगा। कंप्लीट डाइजेशन के बाद कुछ अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स बच जाते हैं और एक्स्ट्रा वाटर के साथ ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, और लार्ज इंटेस्टाइन में बचे हुए एक्स्ट्रा या एक्सेस वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है, और फाइनली कुछ मिनरल्स और विटामिन्स भी एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, और बचे हुए अनडाइजेस्टेड फूड को सेंड कर दिया जाता है रेक्टम में, जहाँ पर वो टेम्पोररली स्टोर रहता है, और बाद में हम उसे एनस के थ्रू बाहर कर देते हैं, जिस प्रोसेस को हम ईजेशन कहते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज माउथ, आसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन। इन दिस वे वी कैन सी दैट आवर explanation and the first part of MCQ is going to be completed thoroughly by giving the explanation of each and every questions। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, जो लोग फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं वो ज़रूर देख लें, क्योंकि वहाँ पर वेरी शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस लिए गए हैं। MCQs कहीं से भी बन सकता है, इसलिए आपका टॉपिक तैयार होना चाहिए। और जो लोग इस चैनल पर नए होंगे वो सब्सक्राइब करेंगे, बाकी स्टूडेंट्स में शेयर कर देंगे जिनसे उनका फर्स्ट पार्ट पूरी तरीके से क्लियर हो सके, क्योंकि यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दी गई हैं, और बाकी जैसा भी आपका रिस्पांस रहेगा उसके अकॉर्डिंग सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो पर काम किया जाएगा। और थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, और ज़्यादातर इन वीडियो को आप ज़्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि ये उन्हीं बच्चों के लिए है जो कि क्लास 10th में टर्म 1 का एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो अगेन एंड अगेन।